हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल 4 का सेट नंबर 9 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। तो आइए दोस्तों, आज सेट नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइएगा। NH4 का होल 2 इंटू SO4। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 का होल 2 इंटू SO4 होता है। यह एक कार्बनिक लवण है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? टाइटेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम या फिर ए और सी दिया हुआ है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। यह एक लोहे जैसी धातु है जिसका अपेक्षिक घनत्व जो है 3.49 से 3.59 तक होता है। ठीक है। यह एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में उपस्थित होता है। बाकी प्लूटोनियम और थोरियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एसिटिलीन का। क्वेश्चन नंबर 4। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है। कौन सा है? ओरेलॉन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, बताइएगा। अमोनिया सल्फेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कार्नेलाइट अयस्क से किया जाता है। कार्नेलाइट का सूत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? KCl Mgcl2 इंटू 6H2O। याद रखिएगा। मैग्नीशियम धातु का अयस्क की बात करते हैं दोस्तों, तो एक तो हो गया कार्नेलाइट, फिर मैग्नेसाइट, और क्या होगा दोस्तों? डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट, ये सभी जो है मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम और एक पोटेशियम दोनों का अयस्क है। ठीक है, मैग्नीशियम और पोटेशियम का। कार्नेलाइट के तरह ही एक है दोस्तों, इसका नाम समान लगभग है, कार्नेटाइट। ठीक है, कार्नेटाइट। ये किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है किसेटेराइट, ये जो है टीन का अयस्क है। किसेटेराइट जो है टीन का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक है दोस्तों परमाणु बम, तो परमाणु बम जो है विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। सूर्य जो कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? कौन सा है दोस्तों? कार्बन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। कथा कथनों पर विचार करें। वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं किंतु अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ये भी सही है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को मंद कर देते हैं, उसे संबंधक कहलाते हैं। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की ओर। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस को वनस्पति तेल में मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ाने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने की खतरा बढ़ जाता है? यहाँ मूत्र में किसी तत्व को बढ़ाने की बात की गई है। तो मूत्र में जो है कीटोन की तत्व के बढ़ाने की बात किया गया है। मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ाने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने की खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। रक्त में कीटोन की मात्रा बढ़ाने से रक्त अम्लीय हो जाता है, जो शरीर का कोशिकाओं और अंगों की क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं।
डीपीटी का वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर डिप्थीरिया की बात करते हैं दोस्तों, तो यह रोग कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें श्वास नली अवरुद्ध हो जाता है और तेज बुखार के साथ हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगर काली खांसी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह रोग जो है बोर्डेला पार्टुसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें जो है लगातार खांसी होती है। अगर टिटेनस की बात करते हैं दोस्तों, तो यह रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इस रोग में शरीर में ऐंठन होती है एवं मांसपेशी सिकुड़ जाती है, जबड़ा पूरी तरह लौक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइजोबियम एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह पौधे के जड़ के साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है जो पौधों की वृद्धि और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने हेतु मदद करता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होती है? बताइएगा। मैग्नीज और क्लोरीन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों में एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? तो अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसमें कोषों की संख्या समान होती है और बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घट जाता है। ठीक है, और वैद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? बढ़ जाता है तथा आयनीकरण ऊर्जा बढ़ जाता है। याद रखिएगा, वर्ग में बाएं से दाएं जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा, परमाणु आकार जो है घटेगा, वैद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ेगा तथा आयनीकरण ऊर्जा जो क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। मिलान करने के लिए कहता है। बैरोमीटर से दबाव मापने का यंत्र है, ऑडियोमीटर ध्वनि मापने का यंत्र है, टेकोमीटर गति को मापने का यंत्र है, डेंसिटी मीटर जो है घनत्व को मापने का यंत्र है। सभी के सभी सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 देखिए कहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कहता है यह पृथ्वी के हर जगह स्थित होता है। ये गलत है दोस्तों, पृथ्वी के हर जगह स्थित नहीं होता है, क्योंकि जो है गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, अर्थात 0 भी हम लोग कह सकते हैं। अर्थात विषुवत रेखा पर तो नहीं होता है, तो यह जो है हर जगह स्थिर नहीं होता है। ठीक है, यह ऊंचाई के साथ बढ़ता है। क्या ऊंचाई के साथ बढ़ेगा? नहीं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है ऊंचाई के साथ घटता है, डिक्रीज होता है। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घट जाता है। यह सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है सत्य हो जाएगा। किस प्रकार का तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? तो तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत के रूप में अनुप्रस्थ तरंग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रकाश तरंग हो जाएगा। प्रकाश तरंग एक है दोस्तों जल तरंग। ठीक है, प्रकाश तरंग और जल तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुदैर्घ्य तरंग में कणों का विस्थापन तरंग के प्रसार की दिशा के समानांतर होता है। अनुप्रस्थ में लंबवत होता है, लेकिन अनुदैर्घ्य में क्या होता है? समानांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या मान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु की त्रिज्या के मान में जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है, क्योंकि तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाने के साथ कक्षों की संख्या जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। कहता है विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है।
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है दोस्तों? तो लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। फ्यूज जो है टीन और सीसा मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है? तो टीन और सीसा का बना होता है फ्यूज। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। लेक्लांसो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के रूप में जो है अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड का अगर विद्युत वाहक बल की बात करते हैं दोस्तों, सॉरी, लेक्लांसो सेल का विद्युत वाहक बल की बात करते हैं दोस्तों, तो 1.5 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का और आगे बढ़ते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? याद रखिएगा, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। अगर प्रति चुंबकीय का उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा, ठीक है। तांबा, चांदी, सोना, ये सभी जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अगर अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुचुंबकीय में आ जाएगा एल्युमिनियम, सोडियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन और मैग्नीज। ये सभी क्या है? अनुचुंबकीय का उदाहरण है। अगर चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट और स्टील। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस की त्रिज्या और व्यास में वृद्धि होना, ठीक है। प्रतिबिंब की रेटिना पर बनना, यह गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनने के बजाय जो है कहाँ बनता है? इसके आगे बनता है, ठीक है, या फिर इसके रेटिना के पहले बनता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 की ओर। जल सतह पर तेल की पतली रंगीन फिल्म क्यों दिखाई देती है? रंगीन जो है क्यों दिखाई पड़ती है? तो व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रवर्तन किसको कहते हैं दोस्तों? जब प्रकाश किरण जो है किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का एक होता है दोस्तों अपवर्तन। अपवर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश का किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मूल पथ से थोड़ा सा क्या होता है? विचलित होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे का टिमटिमाना या फिर पानी में रखी हुई जो पेंसिल थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है या फिर थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत होता है। एक है दोस्तों प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन किसको कहते हैं? विवर्तन वह प्रक्रिया है जिससे प्रकाश ध्वनि तरंग किसी अवरोध या छिद्र के किनारे टकराने पर मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? विवर्तन। विवर्तन के कारण जो है पानी के बुलबुले को रंगीन दिखाई पड़ता है, ठीक है। एक और होता है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसको कहते हैं दोस्तों? प्रकीर्णन वह घटना है जिसमें प्रकाश अपने मार्ग में मौजूद अणु या कणों से टकराकर अपनी दिशा बदल देते हैं और विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन संकुलन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सही है? बताइएगा। जब उद्योग को किसी प्रमुख उद्योग की निकटता से लाभ होता है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। जब उद्योग कम मात्रा में उत्पादन करते हैं, गलत है। जब उद्योग प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। जब उद्योग एक बड़े कार्यबल को काम पर रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिस्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकता है? बताइएगा। कतार समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा और अनुच्छेद 239 के क के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बताइएगा 29 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन सा है? संसद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नागरिकता का प्रावधान जो है संविधान का भाग 2
संविधान का भाग 2 में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, बताइएगा चुनाव आयोग का प्रावधान जो अनुच्छेद 324 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा, अनुच्छेद 53 चुनाव हो जाएगा 54 दोस्तों। ठीक है, संसद का गठन जो है अनुच्छेद 79 के तहत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 की ओर। उच्च न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 22 के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 22 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करना। इसी में आता है दोस्तों अनुच्छेद 22 का बी या फिर अनुच्छेद 22 का 2। अनुच्छेद 22 का 2 ये कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, अनुच्छेद 22 के 2 के तहत। अनुच्छेद 23 बताइएगा दोस्तों, 23 में कहता है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिषेध लगाना, और 24 में बाल श्रम पर प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीति निर्देशक जो है भारतीय संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 51 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 51 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संवर्धन करना। अनुच्छेद 52 में दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 54 के तहत होता है, और निर्वाचन का नियम जो है अनुच्छेद 55 के तहत। ठीक है, निर्वाचन का नियम अनुच्छेद 55 के तहत, पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति के अर्हताएं का उल्लेख अनुच्छेद 58 के तहत, महाभियोग राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 के तहत, महाभियोग 61 और क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 की ओर। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? स्वतंत्र भारत की बात करें दोस्तों, तो संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया था। भारत में संसदीय सचिव का पद का सृजन जो है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ओलावृष्टि का प्रमुख कारण क्या है? बताइएगा। हिमीकरण, संवहन, द्रवण, ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा? हिमीकरण, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है? वलयाकार रूप में नदियां जो है वलय के समान बहती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। लंबी घास वाली प्रेरी बृहस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चेरनोजम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। काली मृदा को ही चेरनोजम के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेरनोजम। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है, क्या कहलाती है? उसे लिमनिक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा निम्न में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, इसका लंबाई जो है 3223 किलोमीटर है। ठीक है, अगर भारत और अफगानिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम सीमा रेखा वाला है। ठीक है, और सबसे अधिक सीमा से लगने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है, जिसका लंबाई जो है सीमा रेखा की लंबाई 4096 किलोमीटर लगभग है। क्वेश्चन नंबर
39 की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? कौन सा है दोस्तों? हालचू, रेगमा, ओंजो, सेम्पेन। क्या हो जाएगा? रेगमा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेगमा जो है एक नागा जनजाति है, याद रखिएगा। और नागा जनजाति कहाँ पाई जाता है? नागालैंड में, जो कि नागालैंड और असम में पाई जाती है। कुछ जनजाति के नाम देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। गुजरात के जनजाति कौन कौन से? सिद्धि, पधार, कोलधा। सहरिया जनजाति जो है राजस्थान का है। रियांग जनजाति त्रिपुरा के। बिरहोर, लोघा, टोटो पश्चिम बंगाल के जनजाति है। करूबा और कोरगा कर्नाटक के जनजाति है। कोंडो और थोड़ी तेलंगाना का। ये सब याद रखिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 40 की ओर। 40 में क्या कह रहा है? दसोंग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? दसोंग जलप्रपात जो है कांची नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दसोंग जलप्रपात कांची नदी पर, जो कि रांची में अवस्थित है। रांची कहाँ स्थित है? झारखंड में। ठीक है। इसे जो है दसम जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जलप्रपात के नाम देख लेते हैं। जैसे में हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है, मांडवी नदी पर। दुग्ध धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर अवस्थित है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। डुडमा जलप्रपात उड़ीसा में मचकुंड नदी पर अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर। याद रखिएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। भारत की अनु रानी ने पोलैंड भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो अनु रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिनार वृक्षों के संरक्षण के लिए ट्री आधार पहल की शुरुआत की गई है? ट्री आधार पहल का शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस परियोजना के तहत जो है, इस परियोजना के नेतृत्व जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान कर रहा है। इस पहल के तहत चिनार वृक्षों के संरक्षण के लिए वृक्षों को जियो टैगिंग किया जा रहा है। इस वृक्ष पर QR कोड लगाए जाएंगे, जिनमें इन वृक्षों के स्थान, सेहत और इसमें होने वाली वृद्धि से जुड़ी जानकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य हाल ही में कौन बना है? कौन बना है दोस्तों? मालदोवा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 2015 में हुआ था और मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है। गुरुग्राम कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत में हरियाणा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियार आयात करने में विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत जो है दूसरा स्थान पर है आयात करने में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला स्थान पर कौन है दोस्तों? यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 45। ग्लोबल AI समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? फ्रांस के पेरिस में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य बना है? कौन बना है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा प्रावधान करने वाला एकमात्र राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संगठित अपराध निवारण एवं नियंत्रण विधेयक 2025 पारित किया है, जिसमें नए प्रावधान को सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 47। पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बना है? तो भारत की पहली विधानसभा जो है दिल्ली विधानसभा है। ठीक है, दिल्ली विधानसभा जो है सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चल रहा है, जिसमें कि सौर ऊर्जा के द्वारा टोटल 500 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 48। दिशा अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है?
तो दिशा अभियान की शुरुआत जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। महाराष्ट्र ने समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कदम उठाते हुए दिशा अभियान को लागू किया है। इस अभियान को बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो सबसे सुरक्षित शहर में मैंगलोर आता है, ऑप्शन नंबर डी आता है। तो पहला स्थान तो मैंगलोर का हो गया दोस्तों। अगर दूसरा स्थान की बात करते हैं तो कौन सा है दोस्तों? बड़ौदरा, ठीक है। तीसरा की बात करते हैं दोस्तों अहमदाबाद, अहमदाबाद। अगर चौथा स्थान की बात करते हैं तो सूरत है। पांचवा स्थान जयपुर के आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत किस वर्ष तक अपना पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? बताइएगा। 2026, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। भारत 2026 तक अपना पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। इस मिशन के तहत जो है मत्स्य 6000, याद रखिएगा, मत्स्य 6000 स्वदेशी पनडुब्बी का निर्माण किया गया है। इस पनडुब्बी में जो है 3 लोग को समुद्र के 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किस देश ने निवेशकों और पर्यटक और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है? किसने किया है दोस्तों? वियतनाम ने किया है। वियतनाम ने 10 साल का गोल्डन वीजा कार्यक्रम की शुरुआत किया है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों, कुशल पेशेवरों और दीर्घकालीन पर्यटक को आकर्षित करना है। वियतनाम की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों हनोई है। अगर इसका मुद्रा की बात करते हैं तो वियतनामी डोंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह किस राज्य में स्थित है? तो कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोडाई कनाल सौर वेधशाला का स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो 1 अप्रैल 1899 को इसका स्थापना हुआ था। इसमें जो है पहला अवलोकन 1901 में शुरुआत किया गया था। यह जो है सौर वेधशाला दूरबीनों और उपकरणों के उपयोग करके सौर गतिविधि अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, किस राज्य की दल्ले खुर्सानी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दल्ले खुर्सानी मिर्च जो है सिक्किम का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के कुछ जीआई टैग की बात करते हैं दोस्तों तो कौन कौन से हैं? शाही लीची, मिस्टेक से बोल दिए, शाही लीची, जर्दालू आम, ठीक है, कतरनी चावल, मगही पान, ये सभी जो है बिहार के जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर आते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का थीम क्या है दोस्तों? तो युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। बताइएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। बताइएगा दोस्तों। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। नॉनवेज डे 25 नवंबर। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला संवाद अभियान शुरू किया गया है? तो महिला संवाद अभियान जो है बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? इसका लक्ष्य जो है 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाना। इसके तहत महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं कार्यों विषय में महिलाओं को जानकारी प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन है दोस्तों? उत्पाद कर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी पूंजी लाभ कर, संपत्ति कर, संपदा कर, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, जो सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच चाहता है? कौन सा है दोस्तों? SDG 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बताइएगा SDG 1 में क्या है दोस्तों? शून्य गरीबी का लक्ष्य लिया गया है, शून्य गरीबी के बारे में बताया गया है। ठीक है, SDG 1 में। SDG 2 में शून्य भूखमरी के बारे में बताया गया है। SDG 4 में दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। SDG 11 में क्या है दोस्तों? संवहनीय शहर और समुदाय के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 58। जीवन चिंतामणि महाकाव्य का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जीवन चिंतामणि तमिल साहित्य का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो जैन धर्म से संबंधित है। यह जैन मुनि तिरुकदेवर के द्वारा रचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? इसे परिस्थितिकी दक्षता के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक विशेषताएं कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो कजाकिस्तान के साथ रूस, चीन, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, ये सभी जो है सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान जो है सीमा साझा नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 5। देखो कहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। द टाइटैनिक वर्सेज पुस्तक का लेखक कौन है? टाइटैनिक वर्सेज सलमान रश्दी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। कुछ किताब देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मिडनाइट चिल्ड्रेन का लेखक सलमान रुश्दी। स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा। वेस्टर्न लेन चेतना मारू। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स। द बुक ऑफ कैप्सेशन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रास्किन बॉन्ड। द बिनर्स माइंडसेट सेन वाटसन। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइएगा 62 की ओर। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम है? तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम जो है मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिजोरम में कितना है दोस्तों? 40 है। ठीक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या का निर्धारण जो है संविधान का अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 170 के तहत जो है विधानसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 500 और मिनिमम जो है 60 से कम नहीं हो सकता। यानी अधिकतम 500 हो सकता है और मिनिमम 60, जो कि मिजोरम में कितना है? 40 है। लेकिन कुछ अपवाद भी है दोस्तों। अपवाद में देखिए गोवा है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम। गोवा मिजोरम में है 40 सदस्य है। ठीक है, गोवा और मिजोरम में 40 सदस्य है। अगर सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में मात्र 32 सदस्य शामिल है। नागालैंड में कितना है दोस्तों? नागालैंड में जो है 60 सदस्य है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63। भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? तो शैववाद को नैनार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नैनार जो है शिव को समर्पित है, जबकि अलवार जो है विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 64। भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार जिला में स्थित मटुआ टाड में स्थित है। इसे भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त है। यह अभ्यारण्य जो है 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ जो है भारतीय भूरे भेड़िया का घर है। याद रखिएगा, भारतीय भूरे भेड़िया का घर है। झारखंड में और कौन कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों? एक है बेतला अभ्यारण्य और एक है पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, बेतला अभ्यारण्य और पलामू टाइगर रिजर्व।
क्वेश्चन नंबर 65, शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो शोभना नारायण का संबंध कथक से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कथक से संबंधित कुछ नाम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे में तो पहला हो गया शोभना नारायण, दूसरा में भारती गुप्ता, बिरजू महाराज, दुर्गा दास, सितारा देवी, ये सभी जो है कथक नृत्य से संबंधित है। अगर भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित देखते हैं दोस्तों, तो सोनल मानसी, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये सभी का संबंध भारतनाट्यम से है। अगर ओडिसी की बात करते हैं दोस्तों, तो ओडिसी से संबंधित देव प्रसाद, धीरेन्द्र नाथ, केलुचरण महापात्र, ये सभी का संबंध जो है ओडिसी से है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 66 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे कम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है 11,297 प्रति व्यक्ति प्रति 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि सबसे अधिक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है। अगर लिंगानुपात की बात करते हैं दोस्तों, तो लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों? बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो है पुदुचेरी का है। ठीक है, पुदुचेरी का है, यहाँ का लिंगानुपात 1038 है। अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात करते हैं तो दमन और दीव का है। दमन और दीव का कितना है दोस्तों? दमन और दीव का 618 है। अगर भारत के बाल लिंगानुपात की बात करते हैं दोस्तों, कितना है? 919 है बाल लिंगानुपात। अगर साक्षरता दर की बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर की बात करते हैं तो मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम जो है लक्षद्वीप में है। ठीक है, लक्षद्वीप में 92.8% है। अगर सबसे कम की बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में तो दादर और नागर हवेली, जहां का 76.2% है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 की ओर। निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक समारोह किया था? तो हिरण्यगर्भ नामक समारोह जो है दंती दुर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक समारोह का आयोजन किया था। यह एक वैदिक अनुष्ठान था जिसे शुद्धिकरण और स्वयं को क्षत्रिय रूप में स्थापित करने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 68, कहता कौन सा कथन सही है? बताइएगा। हड़प्पा संस्कृति की लिपि को इतिहासकारों ने समझ लिया था, ये गलत है दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति केवल सिंध और पंजाब की तरह तक विस्तृत था, ये भी गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार केवल हड़प्पा में ही पाए गए थे, ये भी गलत है। हड़प्पा स्थलों में मिले समाधान में मृतकों और आमतौर पर गर्तों में दफनाया गया था, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। भगवान महावीर के शिक्षाओं का संकलन को क्या कहा जाता है? तो शिक्षाओं का संकलन जो है आगम या फिर अगम सूत्र के नाम से जानते हैं। भगवान महावीर की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। चोल शासक के दौरान खाली स्थान को ब्रह्मदेव प्रकार के भूमि के रूप में जाना जाता था। किसको है दोस्तों? बताइएगा। ब्रह्मदेव भूमि किसको कहते थे? तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि जो है उसको ब्रह्मदेव भूमि के नाम से जानते थे चोल काल में। ठीक है, अगर जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, पल्ली चंदनम के नाम से जानते हैं जैन संस्थानों को दी गई भूमि। गैर ब्राह्मण कृषक स्वामी को दान में दी गई भूमि को बेगन बेगाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, और विद्यालय के लिए रख रखाव हेतु दान में दी गई भूमि को साला भोग के नाम से जानते हैं। साला भोग के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर आते हैं। मध्यकालीन युग के किस इतिहासकार ने यह माना कि
रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। रजिया सभी भाइयों से सक्षम और योग्य थी, मिनहाज ए सिराज में माना है। ऑप्शन नंबर 1। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है दोस्तों? मिनहाज ए सिराज। ठीक है। रजिया की बात करते हैं दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी, जिसका शासनकाल जो है 1236 से 1240 तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश आरबीडू वंश है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश आरबीडू राजवंश था। इस राजवंश की स्थापना जो है तिरुमल राय ने 1570 के दशक में किया था। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य की हार के बाद जो है इस साम्राज्य का पतन की शुरुआत हुआ था। अगर तुलुब राजवंश की बात करते हैं दोस्तों, तो तुलुब राजवंश के संस्थापक जो है वीर नरसिंह है। कौन है? वीर नरसिंह है। तुलुब राजवंश में ही जो है विजयनगर के सबसे महान शासक, जिसे कृष्ण देव राय के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि तुलुब वंश से संबंधित है। इनके द्वारा कुछ पुस्तक ग्रंथ लिखा गया दोस्तों, जैसे अमुक्ता माल्याद और जाम्बती कल्याणम है। इनके दरबार में जो है तेलुगु साहित्य के जो है 8 महान विद्वान जो है नियुक्त किए गए थे, जिसे अष्ट दिग्गज के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 की ओर। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में उत्तर भारत में फैली निम्न में से किस फसल का उल्लेख आईने अकबरी में उत्तर भारत की फसलों की सूची में शामिल नहीं किया गया था? तो तंबाकू को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 74 की ओर। 2 जलाशय के बीच जल महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला शिप पैलेस किसने बनवाया था? तो 2 मंजिला शिप पैलेस जो है गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थानों का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स ने किया था। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बलेजली ने किया था और मदरसा कॉलेज की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।